Hello everyone, good morning to all. Welcome you all on the platform of Udan Infinity. This batch is MiG-21 specially oriented for the upcoming February CDIS exam that is going to be held on 2021. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उड़ान इन्फिनिटी चैनल पर। यह बैच है MiG-21 इसको स्पेशली ओरिएंटेड करा गया है आने वाले सीडीएस एग्जाम जो कि फरवरी 21 में होने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, आपके सीडीएस एग्जाम के अंदर जनरल जीए पोर्शन के अंदर जो करंट अफेयर की एनालिसिस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसके अंदर ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत भी रहती है। तो हम हर वीक का करंट न्यूज़ एनालिसिस विद रेगुलर डे टू डे अपडेट्स के साथ विद द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड एज वेल एज विद द अपडेट्स ऑफ द न्यूज़ लेके आते हैं आपके लिए। डिफेंस से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं, जितने भी हमारी करंट न्यूज़ एनालिसिस हैं, वो सब आपको देखने के लिए मिलेंगी। फर्दर इन्फॉर्मेशन को के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं एवं कॉल कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर बैच और लेट्स आवर वीडियो। तो अभी जो हमें करंट न्यूज़ एनालिसिस इस हफ्ते की दिखाई दे रही हैं और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चल रही हैं। तो पहली न्यूज़ हमारे पास आ रही है, चाइना बिगिन टू वर्क ऑन रेल लाइन अप टू द अरुणाचल बॉर्डर। तो अभी जो हमारा, क्योंकि ये डिफेंस से रिलेटेड आप इसे इंटरनेशनल पोर्शन में भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो आर्मी और एयरफोर्स की जो विंग हमारी नॉर्थ ईस्टर्न कमांड में आती है, जो कि चाइना, भूटान और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे आती है, वहाँ पर चाइना का जो है इंटरनल इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा है। तो चाइना ने अभी डिसाइड करा है भूटान और सिक्किम के रीजन को आगे बढ़ाते हुए कि वहाँ पर चाइना है एक रेल लाइन डेवलप करने वाला है जो कि अरुणाचल के बॉर्डर तक पहुँच रहा है। रीजन जो होगा वो चाइना का ही होगा, तिब्बत रीजन होगा जहाँ पे वो अपना लाइन ऑफ ड्रॉ करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अरुणाचल बॉर्डर तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो किस हिसाब से ये न्यूज़ करंट न्यूज़ एनालिसिस में इंपॉर्टेंट है और क्या इस न्यूज़ के अंदर हम देखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आइए एक बार देखते हैं। सो इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट क्या है कि चाइना ने अभी अभी वर्क शुरू कर दिया है स्ट्रैटेजिकली कि रेलवे लाइन डेवलप करने वाले हैं, जो सेकंड मेजर रेल प्रोजेक्ट है जो कि तिब्बत से लिंक हो रहा होगा एंड दैट विल लिंक सियाचिन प्रोविंस विद द नियांची विच इज लाई नियर द बॉर्डर ऑफ द इंडियन अरुणाचल प्रदेश। तो जो चाइना है वो अभी हाल फिलहाल में एक रेल लाइन डेवलप करा है जो कि तिब्बतन रीजन तक होगी और इस रेल लाइन के अंदर जो देखा जा रहा है वो तिब्बत में जो एरिया आता है दैट इज कॉल्ड सिहुआन प्रोविंस, सिहुआन प्रोविंस तक जाएगी जो कि न्यांगची तक होगी। तो भारत का जो ये वाला रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो कि अरुणाचल प्रदेश के सेगमेंट तक आता है, इस सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वो जो बॉर्डर है नियर बाय किसके हैं, अरुणाचल प्रदेश के। तो चाइना अपना जो यहाँ पर एक नया रेल लाइन डेवलप कर रहा है जो कि तिब्बत के अंदर यहाँ पर न्यांगांची और सिहान तक है, वो रीजन अरुणाचल प्रदेश के इस बॉर्डर तक पहुँचने वाला है। तो ये करंट न्यूज़ एनालिसिस किस हिसाब से इम्पोर्टेंट है, क्या हमारे पास जो इंटरनेशनल रिलेशंस पे या हमारी इंटरनल डिस्टर्बेंस या किस तरीके से जो चाइना है हमारी इंडिया को क्रैप करने की कोशिश कर रहा है। आगे देखते हैं इस न्यूज़ के अंदर हमारे लिए क्यों ये सेगमेंट इंपॉर्टेंट चल रहा है। तो इसकी डिटेल्स अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ एक्सपर्ट का मानना है द प्रोजेक्ट इज सिग्निफिकेंस बिकॉज लाइक दी किंगहाई तिब्बत रेलवे लाइन। किंगहाई तिब्बत एक रेलवे लाइन है, ये आपको करंट न्यूज़ एनालिसिस में देखने के लिए मिल सकती है। सीडीएस में भी जो है ऐसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करे जाते हैं जो कि इंटरनल डिस्टर्बेंस, डिफेंस सिस्टम, रेगुलेटरी और जितने भी न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उन पर डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो सीएपीएफ के एग्जाम एज वेल एज सीडीएस एग्जाम के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो इस रेलवे लाइन जो ऑलरेडी चाइना ने एक बार डेवलप कर लिया 2006 में, इसको बनाया गया था जिसका नाम था किंगहाई तिब्बत रेलवे लाइन, क्योंकि तिब्बत का जो रीजन है वो 70% जो है चाइना के पास है, चाइना उसको ऑक्यूपाइड करके बैठा हुआ है। तो 2006 में कनेक्ट करा गया था लहासा से हिदरलैंड तक, हिंटरलैंड तक इसे कनेक्ट करा गया था। लहासा जो कि तिब्बत रीजन है उसे हिंटरलैंड यानी चाइनीज एक चाइना में आने वाला ये पोर्शन है, चाइना में आने वाला ये एक छोटा सा लैंड एरिया है, वहां तक इसे कनेक्ट करा गया था। दिस विल बी द सेकंड सच रूट लिंकिंग द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन टू द हिंटरलैंड। तिब्बत का जो ऑटोनोमस रीजन है, ऑटोनोमस यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है वो रीजन जो कि चाइना के द्वारा अक्वायर्ड करा गया था, चाइना के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था। तो तिब्बत का ऑटोनोमस जो रीजन है, इससे पहले 2006 में एक ये किंगहाई तिब्बत रेलवे लाइन इन्होंने बिछाई थी जो कि लहासा से हिंटरलैंड को लिंक करती थी। हिंटरलैंड जो है वो चाइना का एक पार्ट है और ये अब सेकंड ऐसा एक प्रोजेक्ट आ रहा है जहाँ पर दोबारा जो है तिब्बत के इस लिंक वाले रोड पर ये क्लिक करते हुए भारत की सीमा अरुणाचल प्रदेश तक पहुँचने की कोशिश है। इट विल रन अप टू दी न्यांगची नियर द बॉर्डर इंडिया, और ये भारत के बिल्कुल समीप कोने पर आने वाला एक जो बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश का, नियांगची यहाँ पर एक जगह है, यहाँ तक पहुँचने वाला है।
सो ये कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश जो है भारत के नियर बाय रीजन तक जो है चाइना की स्ट्रैटेजी है पहुंचने की, विच इट विल लिंक टू बोथ लहासा एंड चेंगदू, द प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ सुहान। और इस रेल माध्यम के द्वारा जो चाइना है तिब्बत और अपनी चाइना को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और ये रोड जो अब नया ये डेवलप कर रहे हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश तक जा रहा है, और जिस बॉर्डर तक ये पहुंचेगा दैट इज नियांगची। तो ये नियांगची जो बॉर्डर है जाएगा इंडिया के कोने तक, और इसके बाद ये लहासा को भी कनेक्ट करेगा और चेंगदू को भी कनेक्ट करेगा जो कि कैपिटल है सिहान वैली की। सिहान जो वैली है उसकी कनेक्ट करेगा। तो ये जो एरिया है ये नियर बाय टू दी नियांगची से लेके नियर बाय पोर्शन तक यहाँ तक कनेक्ट करता हुआ जाएगा, और साथ के साथ ही चिंगडू को भी कनेक्ट करेगा जो कि सिहान की वैली के अंदर आता है। तो ये जो रोड अब डेवलप कर रहे हैं, पुराने वाला जो किंगहाई तिब्बत रेलवे लाइन है उसको भी कनेक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो ये एक तरीके से ट्राई इंटरलिंकिंग है जो कि एक पुराने ऑलरेडी डेवलप करे हुए रोड को और अब एक नई रेलवे लाइन बिछा के अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचा जा सके। द इंटायर लाइन विल कम फ्रॉम चेंगडू टू लहासा। जो पुरानी पूरी की पूरी लाइन है वो कहाँ से आ रही होगी, पीछे से आ रही होगी चेंगडू से, और जो कि लहासा तक कनेक्ट करेगी, कनेक्टिंग द टू कैपिटल ऑफ तिब्बत ऑटोनोमस रीजन एंड सिहान। तिब्बत ऑटोनोमस रीजन और सिहान को अपनी इंटरनल रिलायंस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है चाइना ये कवर कर रहा है, कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, और तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के ऊपर और ज़्यादा उनकी पावर सिक्योरिटी बढ़ जाए, उनका और ज़्यादा रिलायबेंस उसके अंदर बढ़ जाए, और सिहान तक इसको कनेक्ट करके ले जाए। कुछ इस तरीके का रीज़न है। अगर मैं इसके मैप सिस्टम से आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो दिस इज़ द रीजन विच इज़ ऑलरेडी इंडिया का ये ऑटोनोमस रीजन है जो भूटान नेपाल ऑलरेडी इसके टपेंट में है। अरुणाचल प्रदेश का ये जो बिल्कुल लाइन ऑफ बॉर्डर है, इस पोर्शन पे अगर देखा जाए तो जो चाइना है इस ऑटोनोमस रीजन को ऑलरेडी अपने पास लेके बैठा है। दिस इज द तिब्बतन रीजन विच इज इनसाइड देम, और यहाँ पर सिहान वैली पे लेके, और यहाँ जो ये ऑटोनोमस पार्ट है यहाँ पर ये पोर्शन आता है दैट इज कॉल्ड नियांगची, और नियांगची बॉर्डर को कनेक्ट करने के लिए एक रेलवे लाइन ये बिछा रहे हैं जो कि ऑलरेडी पहले तिब्बत ऑटोनोमस रीजन यहाँ पे ये इस रेलवे लाइन को 2006 में बिछा चुके थे जो ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट है, जिसका नाम था किंगहाई तिब्बत रेलवे लाइन जो कि 2006 में उठाई थी। लहासा जो यहाँ पर ये पोर्शन आता है इस पोर्शन से लेके और ये पुराना पोर्शन जो नया है, ताकि सिहान वैली को इसको इस साथ कनेक्ट कर सके। तो ये ट्रायो एक कनेक्टिविटी बनाने के लिए इस तरीके से इस रेलवे लाइन को डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं। इस पोर्शन में और इस न्यूज़ में क्या और इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक बार हम इसका देख लेते हैं। तो अब मैं आपको इसके अंदर ऑलरेडी मैप के थ्रू दिखा सकता हूँ। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट सेगमेंट इफ यू विल लुक टुवर्ड दिस। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं रेलवे लाइन बॉर्डर जो है वो टाउन तक जा रहा है। चाइना ने अभी प्लान करा है दैट लाइन विल रन फ्रॉम लहासा इन तिब्बत। तिब्बत में जो लहासा पोर्शन आता है उसको कनेक्ट करेगा चेंगडू तक। चेंगडू जो कि सिहान और सिहुन वैली का कैपिटल है, द कैपिटल ऑफ सिहुआन प्रोविंस कनेक्टिंग टू बोथ द प्लेसेस इन नियांगची नियर द अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर। अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर के नियर बाय बिल्कुल जो नियांगची जगह आती है वहां तक ले जाने के लिए चाइना कहीं ना कहीं जो कोशिश कर रहा है वो भारत को ट्राई सर्कल में कवर करने की कोशिश कर रहा है। चेंगडू जो कि सिहान वैली के अंदर आता सिहान वैली के अंदर आता है। यान इस यहाँ पर एक छोटी सी जगह है, तो चाइना ये पूरा ऑक्यूपाइड रीजन है। तो यहाँ से ये 435 किलोमीटर 435 किलोमीटर लंबा एक रेलवे लाइन बिछा रहे हैं जो कि नियांगची लहासा तक जाएगा। लहासा जो है ऑलरेडी यहाँ तक बन चुका है, ये तिब्बतन रीजन में आता है, और यहाँ से एक रेलवे लाइन ये बिछा रहे हैं जो कि नियांगची बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश के नियर बाय है। भारत की सीमा नियांगची जो है अरुणाचल प्रदेश के नियर बाय है। तो इंडिया और भूटान ऑलरेडी जो है ऑटोनोमस एक डिफरेंट कंट्री है। तो अरुणाचल प्रदेश एक आइसोलेटेड एरिया है ऐसा जो कि इस टाइम चारों तरफ से चाइना, तिब्बत, भूटान और म्यांमार के साइड से ढका हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये टेंशन वाला माहौल क्रिएट करने का जरिया हो सकता है चाइना का। वो एक इंटरनल अफेयर्स में आप इसको ले सकते हैं जहां आगे तक वो बढ़ने की कोशिश करें। तो डिफेंस के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट पोर्शन आ जाता है कि कौन सा भी नया प्लेस उन्होंने डेवलप करा है, किस लाइन तक वो लेके आ रहे हैं, कौन सी पुरानी वो रेलवे लाइन थी जो आपको पीछे भी मैंने दिखाई जो उन्होंने 2006 में डेवलप करी थी। तो दिस इज द पोर्शन जो पीछे उन्होंने 2006 में डेवलप करी थी, किंगहाई तिब्बतन रेलवे लाइन।
तो दैट लाइन इज किंगहाई तिब्बतन रेलवे लाइन, जो कि उन्होंने 2006 में डेवलप करी थी। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट सेगमेंट अकॉर्डिंग टू द करंट न्यूज एनालिसिस। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इस खबर में क्या रहेगा। ये 525 मीटर लंबा एक ब्रिज क्रॉस करेगा यारलुंग जम्बो रिवर के ऊपर से। जैंगबो जो रिवर है वो उसका नाम ब्रह्मपुत्र है, जो तिब्बत में उसको जेंगबो के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ ये क्या कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, इट इंक्लूड्स ए 525 मीटर लॉन्ग ब्रिज। ये एक 525 मीटर लंबा ब्रिज भी बना रहे हैं, इसके ऊपर द यारलुंग जैंगबो रिवर। यारलुंग जैंगबो जो रिवर है, जो यहाँ पर नाम आपको ये नजर आ रहा है, ये रिवर जब भारत में एंटर करती है तो इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। तो यारलुंग जैंगबो जो रिवर है एज ए ब्रह्मपुत्र कॉल्ड इन तिब्बत, इसको चाइना में जब ये होती है तो दैट पोर्शन इज कॉल्ड, इसका रिवर का नाम है यारलुंग जेंगबो रिवर। और जब ये तिब्बत में एंटर करती है तो उसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, जो कि काफ़ी लंबी नदी है, हिमाचल प्रदेश की साइड से बहती हुई आती है, विच वॉज बिल्ट एट द हाइट ऑफ 3350 मीटर, जिसको तकरीबन 3,350 मीटर की हाइट पर बनाया जा रहा है। तो वट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ दिस सेगमेंट, हम इसके अंदर देखें कि क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो 48 आवर जो ये जर्नी है, ये क्या करेगा, 48 आवर्स की जो जर्नी है उसे रिड्यूस करके 13 घंटे में कन्वर्ट कर देगा। And it is believed that railway can act as a fast track to delivery of strategic material and a scenario of criss-cross open at the border. तो इस रेलवे लाइन को जो वो कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये 48 घंटे के डिस्टेंस को रिड्यूस करके 13 घंटे में कन्वर्ट कर देगा। और इसका जो बेनिफिट मिलेगा चाइना को, ये मिलेगा कि वो फास्ट ट्रैक के माध्यम से एक नई स्ट्रैटेजी पे चलते हुए अपने सारी चीज़ों को जो है नियांगची बॉर्डर तक बहुत जल्दी पहुंचा पाएंगे। The President of China has called it as a major step in safeguarding national unity and significant move in promoting the economic and social development to the western region. चाइना का जो वेस्टर्न रीजन है, जो पश्चिमी भाग है, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना का ये कहना है कि ये एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट स्टेप वो लेने जा रहे हैं, जो कि उनकी नेशनल इंटीग्रिटी और जो नेशनल सेफगार्डिंग यूनिटी है, नेशनल की जो यूनिटी है, जो अंतर्राष्ट्रीय उनकी समृद्धि है या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो उनके हैं, प्लस उनकी जो राष्ट्रीय एकीकरण है उसको और सुदृढ़ करेगा और स्ट्रॉन्ग करेगा। साथ ही साथ ये इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में भी मदद करेगा चाइना के उस रीजन पे जो उन्होंने एक्वायर कर रखा है सर्दर्न पॉइंट के अंदर। सो दैट्स वाई ये न्यूज़ इस हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट में चल रही है जो करंट न्यूज़ के अंदर थी। अब अगले जो इंपॉर्टेंट खबर आपके पास आ रही है, सेकेंड, दैट चाइना चेयर्स मीट विद साउथ एशियन पार्टनर्स एम्ड कोविड-19। चाइना कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपने हस्तक्षेप को धीरे धीरे बढ़ाता चला जा रहा है। सो अभी राइट नाउ अब इसके अंदर जो देखा गया वो इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो भी करंट न्यूज़ एनालिसिस में ये चल रहा है कि चाइना ने अभी भी एक वर्चुअल मीट करी अपनी साउथ एशियन पार्टनर्स के साथ कोविड-19 के ऊपर। चाइना का शुरू से ये एजेंडा चल रहा है कि भारत को किसी ना किसी तरीके से चारों तरफ से कैप्चर करा जाए। तो भारत का जो ये रीजन है, चाइना इस पोर्शन के अंदर आता है, इसके नियर बाय यहाँ पर पाकिस्तान है, ये जम्मू कश्मीर का जो एटोनॉमस रीजन है भारत का, यहाँ पर इधर अपने पास बंगाल की खाड़ी है, यहाँ म्यांमार है, आइसोलेटेड एरिया है अपना जो अरुणाचल प्रदेश, नीचे श्रीलंका है, यहाँ पर हमारा साउथ अफ्रीका है। सो जो चाइना है इसकी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से चल रही है कि भारत को किसी भी तरीके से चारों तरफ से कवर करा जाए, कि भारत अगर ट्रेड के लिए कहीं निकलता है तो परमिशन चाइना से लेनी पड़ेगी। इसका रीज़न ये देखने के लिए मिल रहा है कि अभी इन्होंने पाकिस्तान से बात करते हुए एक बॉर्डर कनेक्ट करते हुए एक रोड मैप बनाने की कोशिश करी, जिसको पाकिस्तान ने रजामंदी दे दी है। धीरे धीरे ये भूटान तक भी अपनी लिंक रोड को तिब्बत तक पहुंचा चुके हैं, नियांगची के अंदर जो आपने अभी पीछे न्यूज़ में देखा, और इनका जो है म्यांमार के साथ भी प्लस इधर के बढ़ रहा है। और इन्होंने रोड को लिंक करते हुए यहाँ श्रीलंका तक लाने की कोशिश करी और यहाँ से साउथ अफ्रीकन कुछ कंट्रीज वापस पाकिस्तान ले जा रहे हैं। तो भारत को कहीं ना कहीं एक इनसाइड सर्कल में बंद करा जा रहा है ताकि डिफेंस सिस्टम को वीक करा जा सके, और भारत को अगर कोई भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी करनी है तो उसे इस रोड को क्रॉस करके यानी परमिशन लेके जाना पड़ेगा। सो दिस इज द इंटरनल अफेयर्स और द एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द चाइनाज पॉलिसी विच इज गोइंग टू बी हम्पल डाउन इन द फ्यूचर। तो ये कुछ जो पोर्शन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है इस हिसाब से राइट नाउ। हम इसमें अगर आगे कुछ देखते हैं तो हमारे पास इस न्यूज़ में क्या है, चाइना ने अभी एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हेल्ड करी है जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान, आप इन सभी कंट्रीज़ का अगर नाम देखें तो श्रीलंका भारत का पहला वो कंट्री है, नेबर कंट्री, जो कि साउथ रीजन के अंदर आता है। दूसरा बांग्लादेश वो कंट्री है भारत के जो कि ईस्टर्न जोन के अंदर आता है और वेस्ट बंगाल के पास है।
नेपाल जो कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पॉइंट पर आता है, जिसके साथ ऑलरेडी अभी विवाद चल रहा है काला पानी और लिम्पिया दुर्रा के ऊपर। और चौथा जो ऑटोनोमस पार्ट कंट्री है नियर बाय टू इंडिया है, दैट इज कॉल्ड पाकिस्तान, जो कि वेस्टर्न रीजन में आता है। तो चाइना कहीं ना कहीं भारत की जितनी भी नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ हस्तक्षेप और अपने पोर्शंस को बढ़ाता जा रहा है धीरे धीरे, ताकि कहीं ना कहीं वो एक रोड लिंक करके पूरा रोड कवर कर सके। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट रिलीज इन इस मीटिंग के अंदर, जब चाइना ने इन चारों कंट्रीज के साथ अपनी वर्चुअल मीटिंग रखी, तो इस मीटिंग में क्या कुछ खास, तो उन्होंने कहा 5 पार्टियों ने बहुत डीप एक्सचेंज करा एक कमिटमेंट के ऊपर कि पॉलिटिकल कंसेंसस पर वो अब ध्यान देंगे और कोविड-19 की वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उस पर कॉपरेट करते हुए कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए और इकोनॉमी को वापस रिस्टोर करने के लिए और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को और पीपल्स की डेवलपमेंट को वापस लाने के लिए एम करेंगे और नए नए प्रोजेक्ट्स को लेके आएंगे। और साथ ही साथ अग्री करा गया इस बात पर कि एडवांस बेल्ट और रोड कॉरपोरेशन को बूस्ट करा जाएगा पोस्ट कोविड-19 इकोनॉमिक रिकवरी के बाद और डेवलपमेंट के बाद। ये जो रोड कॉरपोरेशन आपको नजर आ रहा है, जो उनका एक एडवांस बेल्ट ड्रॉ करी जाएगी टू कवर रोड कॉरपोरेशन टू बूस्ट कोविड-19 इकोनॉमिक रिकवरी। एक रोड बनाया जा रहा है, ये चाइना का कहना है कि एक रोड बनाएंगे जो कि इन चारों कंट्रियों को क्रॉस करके लिंक करेगा और उस रोड के माध्यम से कोविड-19 की वजह से, जो कि चाइना से शुरू हुआ, इसका पहला केस रहेगा कोविड-19 की जो की सिचुएशन के बाद चारों रोड कंट्रीज को लिंक करा जाएगा ताकि इस इकोनॉमिकल एक्टिविटी के द्वारा वो चारों रोड को लिंक करा जा सके। साथ के साथ और चारों कंट्रीज ने आपस में ये बात शेयर करी कि इसके थ्रू बाकी सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज भी वो करेंगे। सो दिस इज द थिंग दैट दे आर प्लानिंग और दे आर ट्राइंग टू डू। सो दे ऑल्सो एग्रीड दैट कंट्रीज लिंक्ड बाय लैंड पोर्ट, और उन्होंने इस बात में ये शिरकत करी कि जो कंट्रीज इस लैंड पोर्ट के द्वारा कनेक्टेड होंगी should establish joint responses mechanism in border areas apart from the committing to greater information sharing and international cooperations। और इस रोड को लिंक करने के बाद जो सभी कंट्रीज हैं आपस में वो रिस्पॉन्स और मैकेनिज्म को बढ़ाएंगी, बॉर्डर एरियाज एक दूसरे के साथ शेयर करेंगी और साथ के साथ कमिट करेंगी इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग भी आपस में शेयर हो। तो दैट्स व्हाई दिस न्यूज़ इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ करंट एनालिसिस। अगला हम इस कॉन्फ्रेंस के अंदर देखें तो पिक्चर में आपको दिख रहा है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो बैठे हैं और उनके जो एम्बेसडर हैं डिफेंस सिस्टम के, वो बाकी सभी कंट्रीज़ के साथ ऑनलाइन कनेक्टेड हैं और ऑनलाइन कनेक्शन के साथ सभी के साथ कंटेक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज़ द वीडियो विच इज़ बीइंग रिप्रेजेंटिंग द थिंग। तो दिस इज़ चाइना सेकेंड मल्टीलेटरल डिसीजन है, ये चाइना का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय डिसीजन है विद साउथ एशियन पार्टनर्स। सो ये इंपॉर्टेंट बजाता है जो सियान है, आसियान जो है हमारा ASEAN, इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लें। आपका होमवर्क रहा एक तरीके से कि इसके बारे में पढ़ने। साउथ आसियान जो है या आसियान जो कंट्रीज हैं वो कौन सी है, इसमें कौन कौन से आती हैं, कब इसका गठन हुआ इस संस्थान का, और क्या इसका वर्क ऑफ फंक्शन है। साउथ एशिया की जितनी भी कंट्रीज आती हैं उनका ये कम्युलेटिव बेंच है जहाँ पर वो इकोनॉमिक अफेयर्स, फिनेंशियल अफेयर्स और कॉरपोरेशन एंड ब्रदरहुड पर बात करते हैं। एंड इन द लास्ट 4 मंथ, पिछले 4 महीनों में ये दूसरा इनका कॉन्फ्रेंस हुआ है। द 2 वर्चुअल मीट सिग्निफाई चाइनाज ग्रोइंग एंगेजमेंट इन द रीजन। और पिछले 2 मीटिंग में ये देखा गया कि चाइना का जो एंगेजमेंट है इनके साथ कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। अर्लियर बीजिंग एक्सटेंडेड अ 500 मिलियन लोन टू कोलंबो एज अर्जेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस। पिछली मीटिंग में $500 मिलियन का कोलंबो को लोन दिया गया, बीजिंग जो कि चाइना का पार्ट है के द्वारा एक अर्जेंट फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए, एक अर्जेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस हेल्प करने के लिए। कोलंबो जो जगह है वो श्रीलंका का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं इंडिया की नेबर कंट्रीज़ को और आसपास की नेबर कंट्रीज़ को चाइना जो है अपना तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और धीरे धीरे इकोनॉमिकल माध्यम से या किसी भी और माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आसपास। सो द राजपक्सा एडमिनिस्ट्रेशन श्रीलंका के अंदर जो राजपक्सा एडमिनिस्ट्रेशन है has sought a further 700 million loan from China in addition to a near 1.5 billion currency swap facility। कि राजपक्सा का एडमिनिस्ट्रेशन जो कि श्रीलंका के अंदर आता है अप्रॉक्सीमेटली 700 फर्दर डॉलर मिलियन का उन्होंने जो लोन है वो फर्दर से और मांगा है चाइना से नियर बाय 1.5 बिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी को रिकवर करने के लिए। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस कि किस हिसाब से डिफेंस सिस्टम के रिलेटेड और बाकी सारी चीज़ों में इनका हस्तक्षेप जो है
वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सो आगे हम देखें अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमारे पास आ रही है, आसियान जो है उनका 17वां कॉन्फ्रेंस हुआ और इसके अंदर भारत ने भी भाग लिया वर्चुअली, और किस हिसाब से इसके अंदर रहा और क्या भारत ने इसके साथ इनकी चीज़ें शेयर करी और क्या रहा। तो 17वां आसियान समिट हुआ है, ASEAN। क्या है ये आसियान, इसके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है तो आप बाद में देखिएगा। और इंडिया समिट वाज हेल्ड इन वर्चुअल फॉर्मेट, क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है तो ऑलरेडी सारी की सारी मीटिंग्स और सारी की सारी कॉन्फ्रेंसेज, चाहे वो इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो, ऑनलाइन हो रही है। सो आसियान जो कंट्रीज़ हैं, आसियान जो संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करती है, इनकी एक मीटिंग हुई जिसमें भारत ने भी भाग लिया और वो पूरा का पूरा वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ। इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, पीएम मोदी ने एड्रेस करा इसको 17th एशियन इंडियन समिट को। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने थे 12 नवंबर को पार्टिसिपेट करा इसके अंदर, 12 नवंबर को इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया इंडिया ने। और ये 17वां आसियान इंडियन समिट था एट द इन्विटेशन ऑफ हेड एग्नेस निगुहान जुआनपुक। ये नाम आ रहा है, किसने इनवाइट करा था भारत को, भारत को इनवाइट करा था HE निगुएन जुआनपुक, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं वियतनाम के। भारत को मेज़बानी के लिए जिन्होंने आमंत्रित करा इस 17th एशियन समिट के अंदर, उनका नाम है HE निगुआन जुआनपुक, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं वियतनाम के, द करंट चेयरपर्सन ऑफ आसियान, और ये आसियान समिट के करंट चेयरपर्सन भी हैं। So the summit which was saw the participation of all 10 ASEAN members state, और इस मीटिंग के अंदर भारत के साथ साथ बाकी 10 देश भी शामिल हुए। सो आसियान जो कंट्रीज़ हैं ये कौन कौन सी हैं 10, और कौन कौन सी 10 कंट्रीज़ इसमें आती हैं, इनका काम क्या है, ये आपके लिए एक तरीके से वर्चुअल पार्ट रहा जो आप इस वीडियो के बाद देखें। एंड वॉज कंडक्टेड इन वर्चुअल फॉर्मेट, इनका वर्चुअल फॉर्मेट में मीटिंग हुई। प्राइम मिनिस्टर हाईलाइटेड इंडियाज रिस्पॉन्स and broader support to the international community and welcomed Asians initiative to fight the pandemic। भारत ने अपने आस पड़ोसी देशों के साथ इंटरनेशनल अफेयर्स को जाहिर करते हुए ये जाहिर करा कि हमारे जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं और जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं और जो ब्रदरहुड है वो हम कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं, और साथ के साथ इस वायरस वाली सिचुएशन को फाइट करने के लिए हम एक दूसरे के साथ भाईचारा बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर अनाउंस अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ $1 मिलियन टू कोविड-19 आसियान रिस्पॉन्स फंड, और साथ ही साथ भारत ने ये भी कहा कि $1 का 1 मिलियन भाग अप्रॉक्सीमेटली जो भारत है वो आसियान रिस्पॉन्स को एज ए फंड के तौर पर डोनेट करेगा इस मीटिंग के दौरान। और इनका जो हेडक्वार्टर देखें, अबाउट आसियान के बारे में देखें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो जकार्ता में है। आसियान जो संस्थान है, इंटरनेशनल बॉडी जो है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में है, जो कि इंडोनेशिया के अंदर आता है। और ये फाउंड हुआ था, इसकी संस्थान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को, 8 अगस्त 1967 को। तो दिस इज द कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये पोर्शन, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, किस कंट्री में आता है, कब इनका फाउंडेशन हुआ था 8 अगस्त 1967 को, अभी राइट नाउ कौन सी मीटिंग हुई है, 17th हुई है, और साथ के साथ भारत में इसने भाग लिया और भारत ने कितना अमाउंट डोनेट करने के लिए बात करी। तो दिस इज द कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस व्हिच इज इंपॉर्टेंट टू द सेगमेंट। अगली इंपॉर्टेंट खबर देख लेते हैं जो हमारे पास आ रही है। तो डिटेल्स अगर हम इसके अंदर देखें तो क्या है इस न्यूज़ के अंदर इंपॉर्टेंट सेगमेंट। तो भारत ने आसियान कंट्रीज़ के साथ मिलके एक 17th मीटिंग में पार्टिसिपेशन करा। इंडिया एग्जिस्ट फ्रॉम 15th नेशन रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP, ये क्या चीज़ है, अग्रीमेंट पे साइन करा। इंडिया एंड आसियान कंट्रीज सेड दे वुड एक्सप्लोर वे टू इंक्रीज ट्रेड बिटवीन then depict India's exit from 15th nation regional comprehensive economic partnership agreement। तो भारत और आसियान जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस बात पर आगे बढ़ाया अपनी बात को कि आने वाले टाइम में वो ट्रेड यानी व्यापार इंक्रीज करेंगे एक दूसरे के साथ। साथ ही साथ जो बाकी की 15 कंट्रीज़ हैं, इंडिया को एग्जिट करके, इंडिया वहाँ पे नहीं रहा, एग्जिट होने के बाद रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन क्या है, ये क्या सेगमेंट है कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो आपस में अब एक रीजन के तौर पर
इकोनॉमिकल पार्टनरशिप में पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन के बाद मदद करेंगे, जो जितने भी क्राइसिस शुरू हुए हैं आफ्टर द पैंडेमिक सिचुएशन. So the regional comprehensive economic partnership is expected to sign between China, Australia, South Korea, Japan and 10 Association of Southeast Asian Nation. So जो ये 10 कंट्रीज हैं जो आसियान के अंदर आती हैं, 7x7 इस RCEP मॉडल पर, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन मॉडल पर चाइना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान ने भी अपने सिग्नेचर करे और इसके अंदर अपने आप को शामिल करा. भारत एग्जिट हो चुका था इस पोर्शन से एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट दे वुड लीव ए क्लॉज अलाउइंग इंडिया टू रीजॉइन एट ए लेटर डेट. और ये एक्सपेक्ट करा गया कि भारत जो कि लीव इन ए क्लॉज, और वो भारत जो ऑलरेडी उसको लीव करके आ चुका था उसे वापस रीजॉइन करने का एक बाद में डेट मेंशन कर दी जाएगी कि भारत भी इस पार्टिसिपेशन में ऐड ऑन होगा. और जो डिस्कशन हुआ इस बात पे वो ये कवर करता है कि रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एंड कंसर्न इंक्लूडिंग द साउथ चाइना सी एंड टेररिज्म. इस कॉर्पोरेशन मॉडल के तहत चलते हुए जो दक्षिणी चीन महासागर है, साउथ चाइना जो सी है, और उसमें जो टेररिज्म की एक्टिविटीज़ फॉलोअप करी जा रही हैं या जो बढ़ती हुई दिख रही हैं, उस पर रीजनल इंटरनेशनल अफेयर्स जो हैं साथ में साथ उन्होंने कंसर्न दिखाया. इस बात पे डिस्कशन भी हुआ कि इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा, इंटरनेशनल इश्यूज़ को बहुत जल्दी सॉल्व करा जाएगा, उनमें इंटरेस्ट और कंसर्न लिया जाएगा. साथ में साथ साउथ चाइना जो शी है, जिनके अंदर दबाव बढ़ रहा है धीरे धीरे नियर बाय कंट्रीज़ का, और चाइना उसमें अपनी जो है डिफेंस को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं दबाव बनाने के लिए भारत पर. तो उसमें टेररिज्म की एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, इस बात पर भी पार्टिसिपेशन मॉडल साइन हुआ. सारी की सारी कंट्रियाँ स्ट्रेस डालेंगी इस इंपॉर्टेंट बात पर कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर होने चाहिए, कि एक कंट्री ने किसी बात पर रूल दे दिया तो बाकी सभी कंट्रीज को मानना पड़ेगा. रूल बेस्ड ऑर्डर दिया जाएगा इन द रीजन इंक्लूडिंग थ्रू अपहोल्डिंग एडहेरेंस टू इंटरनेशनल लॉ, स्पेशली द यूनिक क्लॉज. सभी कंट्रीज को एक ही लॉ के द्वारा कनेक्ट करा जाएगा कि एक बार जो लॉ बन गया वो सभी कंट्रीज को माना जाएगा. स्पेशली जो इंटरनेशनल लॉ हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है और जो यूनेस्को का कानून है, उसको खंडन ना करा जाए, उनको ना तोड़ा जाए, और सभी कंट्रीज इन रूल्स और रेगुलेशन के माध्यम से आगे बढ़ते हुए इनको फॉलो अप करेंगे. तो जो लीडर है उन्होंने इंपॉर्टेंस मेंटेनेंस भी दिखाया, प्लस पीस और हार्मनी पे भी बात करी कि आसपास के रीजन में आने वाली शांति, स्टेबिलिटी और सेफ्टी को और सिक्योरिटी को है देखा जाएगा. साउथ चाइना जो शी है और इंश्योर करा जाएगा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवर द नाइट, ओवर फ्लाइट के ऊपर, कि साउथ चाइना सी से ऊपर क्रॉस करने वाली जितनी भी नेविगेशन सिस्टम्स हैं या ओवर फ्लाइट हैं उन्हें आराम से ट्रांसफ़र करके भेजा जाएगा. कोई भी दिक्कत वाली चीज़ वहाँ नहीं होनी चाहिए. सभी साउथ आशियान जो कंट्रीज़ हैं वो इस मॉडल पे साइन करेंगी, और चाइना की जो पोर्शन है साउथ चाइना में आता हुआ, उस पोर्शन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव ना पड़े, इस बात पर ध्यान रखते हुए और पीस और हार्मनी को भी देखा जाए और सभी मॉडल्स पे आगे बढ़ा जाएगा. अगली इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, इंडिया मेक्स प्रोग्रेस इन वैक्सीनेशन कवरेज. भारत ने टीकाकरण के इस विभाग में वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है एक अहम हिस्सा दायर करा और भारत में प्रोग्रेस दिखेगी. क्या वैक्सीनेशन है? नहीं जी, ये पैंडमिक की वैक्सीनेशन नहीं है, तो आप इसे समझ रहे हैं. तो ये वैक्सीनेशन जो है बेसिकली ये वैक्सीनेशन की जो बात हो रही है ये किसी दूसरी चीज़ की. देखिए क्या न्यूज़ हाईलाइट क्या है इसका, अभी लेटेस्ट एनुअल निमोनिया एंड डायरिया प्रोग्रेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एनुअल निमोनिया एंड डायरिया प्रोग्रेस रिपोर्ट रिलीज बाय द इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर. संस्थान का नाम क्या है जिस पे जो बात कर रहा है इस बारे में, जिसने अपनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दी है? अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं, थोड़ा सा इरेज हो गया. दिस पोर्शन हैज़ बीन इरेज ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज. वी विल कवर दिस टॉपिक अ लिटिल बिट लेटर. तो आगे इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं, गवर्नमेंट रोल्स आउट 1.9 लाख करोड़ स्टिमुलस. तो वो जो एक है कि भारत की ने तकरीबन इतना पोर्शन जो है अमाउंट का डोनेट करा है.
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस ए फ्रेश सेट ऑफ रिलीफ। फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी श्री निर्मला सीतारमन जी ने उन्हें अभी भी एक फ्रेश इनिशिएटिव लिया और अनाउंस करा है कि वो एक रिलीफ और स्टिमुलस फंड को रिलीज करेंगी इकोनॉमी के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख करोड़ का। अभी गवर्नमेंट ने ये रूल एक न्यूज़ जारी करी कि वो पैंडमिक सिचुएशन के दौरान चलते हुए अप्रॉक्सीमेटली 1.19 लाख करोड़ का एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फंड और रिलीफ फंड भारत की इकोनॉमी के लिए और फर्दर रिलीज करेंगे और इसके लिए रिलीफ और स्टिमुलस ताकि प्रोवाइड करा जा सके और इकोनॉमी में और ग्रोथ हो सके दिया जाएगा। इसकी पॉइंट्स के इस न्यूज़ के क्या हाईलाइट्स हैं वो देखते हैं। द की फीचर्स ऑफ द स्टिमुलस इसके क्या रहेंगे। अ न्यू आत्मनिर्भर रोजगार योजना हैज़ बीन अनाउंस्ड टू सुपर जॉब क्रिएशन। एक नया आत्मनिर्भर रोजगार योजना लॉन्च करी जा रही है जिसके थ्रू, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने इस पैंडमिक सिचुएशन में जो है अपनी जॉब को गंवा दिया था, तो नई जॉब्स क्रिएशन करने के लिए एक आत्मनिर्भर रोजगार योजना को लॉन्च करा जा रहा है ताकि नई जॉब क्रिएट करी जा सके। द इंटायर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन फॉर द 2 years ऑफ ऑल न्यू एम्प्लॉयज hired between October 1, 2020 and June 30, 2021 in firms with fewer than 1,000 employees will be borne up by the government। जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी में आने वाले जो सेक्टर हैं उसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूट करती है, आने वाले 2 साल के लिए जो व्यक्ति हायर करे गए हैं 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक, उनका जो प्रोविडेंट फंड जो होता है एक ऐसा फंड होता है जिसमें कुछ पोर्शन जो है एम्प्लॉय अपनी सैलरी में से डिडक्ट करवाता है और कुछ पोर्शन जो है वो एम्प्लॉयर यानी जो मालिक होता है अपनी सैलरी में से डिडक्ट कराता है, जिसे स्टोर करके रखा जाता है ईपीएफओ के अंदर। तो इसके अंदर जो है ताकि बर्डन ना पड़े लोगों पे, सैलरी डिडक्शन ज़्यादा ना हो, तो जो गवर्नमेंट है वो तकरीबन 1000 से ऊपर लोग जिसमें काम कर रहे हैं उसके अंदर कंट्रीब्यूट करेगी। ऐसी फर्म के अंदर जिसमें 1000 से ऊपर लोग काम कर रहे हैं और उनका कंट्रीब्यूशन को डिलीट करके गवर्नमेंट उनके पैसे देगी प्रोविडेंट फंड के। क्या इस न्यूज़ में आगे इंपॉर्टेंट चल रहा है देख लेते हैं। सो लॉकडाउन एंटीडॉट के ऊपर लिए है कि लॉकडाउन के अंदर ही एक तरीके का एंटीडॉट है कि लॉकडाउन जो है जो काफ़ी सारी चीज़ों को ख़राब कर चुका था उसके लिए एक एंटीडॉट है, यानी उसको ख़त्म करने वाली चीज़ें क्या है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस करा है एक नया फर्स्ट पार्ट आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना। इसके तहत वो तकरीबन फॉर स्मॉल बिजनेस के लिए, छोटे बिजनेस के लिए तकरीबन 3 लाख करोड़ के आसपास इमरजेंसी फंड रिलीज करेगी गवर्नमेंट, जो कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को दिया जाएगा। ओनली डोमेस्टिक फर्म कैन बिड फॉर गवर्नमेंट प्रोड्यूसमेंट अप टू 200 करोड़। केवल जो डोमेस्टिक फर्म है या जो हमारे भारत की टेरिटरी में आने वाले जो छोटे रोजमर्रा के उद्योग हैं उनको 200 करोड़ तक के आसपास का लोन दिया जाएगा। फॉर एम्प्लॉयज़ एंड टैक्स पेयर, वो व्यक्ति जो एम्प्लॉय और टैक्स पेयर हैं, ईपीएफओ जो डिडक्शन है उसे स्लैश कर दिया जाएगा 3 महीने के लिए और 20% से 24% सैलरी इंक्रीमेंट दी जाएगी के लिए टू 20% फ्रॉम 25% ऑफ द सैलरी। एंड IT रिटर्न्स डेडलाइन एक्सटेंडेड, जो इनकम टैक्स के रिटर्न है उसकी डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है। और एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड जो डिडक्शन होता है जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से डिडक्ट करा जाता है किसी कंट्रीब्यूशन के लिए फॉर 3 मंथ टू 20% फ्रॉम 20% 4% ऑफ दर सैलरी, 20% से बढ़ाकर 24% करा गया है। और ये कंट्रीब्यूशन भी गवर्नमेंट ही देगी लोगों को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए। दिस विल इन्हांस टेक होम पे इफ एम्प्लॉयज पे इट ऑन बट रिटायरमेंट सेविंग्स, और ये इन्हांस करा जाएगा ताकि ज़्यादा अमाउंट जो है वो होम पे में बढ़ाया जा सके, लोग घर ज़्यादा अपनी आमदनी लेके जा सके पोस्ट सिचुएशन में, और रिटायरमेंट प्लान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करा जाता है इस फंड को। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पावर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को तकरीबन 90,000 करोड़ रुपए लैंड करे जाएंगे जो कि स्ट्रेस और स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन में दिए जाएंगे। रिलीफ एट ए हैंड में हम देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एड्रेसिंग ए प्रेस कॉन्फ्रेंस टू अनाउंस डिटेल्स ऑफ द इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज इन न्यू दिल्ली ऑन वेडनेसडे। बुधवार देर शाम रात को उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इन सारी न्यूज़ एनालिसिस को और इन सारी न्यूज़ रीड्स को आने वाले टाइम पीरियड के लिए गवर्नमेंट के लिए रिलीज़ करा कि भारत की गवर्नमेंट के द्वारा ये चीज़ दी जाएंगे। द डेफिनेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़ विल इंक्लूड,
जो न्यू एम्प्लॉयज की डेफिनेशन उसमें दी गई है कि इन लोगों को जो इस डेट से लेके जो मेंशन करे गए हैं 1 अक्टूबर 2020 से जो लोग बाग एक्वायर रखे जा रहे हैं जॉब में और कवर करा जाएगा जुलाई 2021 तक, तो उनको न्यू एम्प्लॉय में लिया जाएगा। न्यू एम्प्लॉय यानी नए रोजगारी। ये क्या है न्यू एम्प्लॉय का जो मीनिंग है वो चेंज कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। दिस विल इंक्लूड ऑल दोज वर who were a part of EPF Internet Employment Provident Fund net earlier but had lost their job between March 1 and September 2020। ये सभी वो व्यक्ति हैं जो कि पहले एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के अंदर आते थे, काम कर रहे थे, लेकिन पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से अपनी जॉब को खो बैठे। इनमें इंक्लूड करा जाएगा वो व्यक्ति जो कि 1 मार्च से लेके 1 सितंबर 30 सितंबर 2020 तक की इस 6 मंथ के अंतराल पीरियड के दौरान जिन्होंने अपनी या जॉब को लॉस करा। द बेनिफिट विल बी अप्लाई टू ऑल दोज न्यू एम्प्लॉय हुज मंथली वेजेस इज लेस देन 15,000। और ये जो नया स्कीम है उन सभी लोगों के लिए लागू करी जाएगी जिनकी जो मासिक आय है वो 15,000 रुपए से कम है। फॉर फॉर्म्स मोर देन 1,000 एम्प्लॉय, ऐसी संस्थान जिनके अंदर 1,000 लोगों से ज़्यादा काम करते हैं, द सेंटर विल बियर half of the employment provident fund contribution 24% of the wages। ऐसी संस्थान जिनमें 1,000 लोगों से ज़्यादा काम करते हैं तो उनका उन 1,000 से ऊपर लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी। अब एम्प्लॉय 12% जो था वो एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होता था और 12% उसको कंट्रीब्यूट करता था एम्प्लॉयर जिस मालिक के अंडर में काम करता था। लेकिन अब पूरा का पूरा 24% जो है वो सेंटर गवर्नमेंट बियर करेगी। एंड वाइल फॉर स्मॉलर फर्म, और जो स्मॉलर फर्म है, छोटी जो कंपनी है, इट विल बियर द एंटायर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन, और उनके लिए पूरा का पूरा एम्प्लॉयमेंट फंड जो कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट बियर करेगी। टू बी एलिजिबल फॉर द स्कीम, इस स्कीम में आने के लिए फॉर्म रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ईपीएफओ के अंदर 50 से ऊपर एम्प्लॉय होनी चाहिए और एटलीस्ट 5 नए एम्प्लॉयज को उन्होंने जॉब पे रखा हो। एंड एटलीस्ट दोज हु विद लेस देन 50 एम्प्लॉयज मस्ट हायर ए मिनिमम ऑफ 2 वर्कर, और जिन कंपनीज के अंदर 50 से कम लोग बाग काम करते हैं कम से कम 2 नए लोगों को उन्होंने जॉब पर रखा हो। एज पर रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड एडिशनल 10,000 crore has been provided for spending through the Manrega and PM Rural Road Scheme। Effectively, this take the total allocation for Manrega in the year close to 1.1 lakh crore। मनरेगा स्कीम और प्रधानमंत्री रोड विकास योजना रूरल रोड स्कीम के अंदर आने वाले व्यक्ति जो इस प्रोग्राम में काम कर रहे थे, जो इस बेनिफिट एरियाज में काम कर रहे थे, उनके ऊपर स्पेशल ध्यान दिया जाते हुए उनको तो अप्रोक्सीमेटली इन लोगों के अंदर जो इस मनरेगा स्कीम के अंदर और प्रधानमंत्री रूरल रोड स्कीम, प्रधानमंत्री ग्रामीण रोड विकास योजना के अंतर्गत जो व्यक्ति आते हैं उनके लिए अप्रोक्सीमेटली 1.1 लाख करोड़ का रिलीफ फंड रिलीज करा गया। आगे देख लेते हैं हमारे पास करंट न्यूज क्या आ रही है। वैगर 5th स्कॉर्पियन सबमरीन लॉन्च करी गई। डिफेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट करंट न्यूज है ये सीडीएस के अंदर। वैगर इस मरीन सिस्टम का नाम है। वैगर जो है 5वीं स्कॉर्पियन सबमरीन है ये, और इसको लॉन्च कर दिया गया। क्यों ये सबमरीन जो है चर्चा में और हमारे डिफेंस के हिसाब से क्यों इंपॉर्टेंट है ये देख लेते हैं। इस इंपॉर्टेंट न्यूज के अंदर स्कॉर्पियन सबमरीन वैगर हैज बीन लॉन्च इनटू अरेबियन सी वाटर। भारत के अरब सागर के अंदर इस 5वीं स्कॉर्पियन सबमरीन को, जिसका नाम है वैगर, को लॉन्च कर दिया गया है। इट इज द 5th स्कॉर्पियन कन्वेंशनल सबमरीन ऑफ प्रोजेक्ट 75। ये 5वीं वो बड़ी सबमरीन है जिनका प्रोजेक्ट 75 में नाम दर्ज है और जिनको लिया गया है। एंड इट इज द 5th ऑफ द इंडियन नेवी 6 कालावरी क्लास सबमरीन बीइंग बिल्ट इन इंडिया। और ये भारत में डेवलप होने वाली 5वीं सबसे बड़ी सबमरीन है, और जहां जिसका जो है इंडियाज नेवी 6 कालावरी क्लास सबमरीन बीइंग बिल्ट इन इंडिया, जिसमें इंक्लूडेड है इंडिया की 6ठी कालावरी क्लास सबमरीन जो कि भारत में भी बिल्ड हुई, जो भारत में ही बिल्ड हुई थी। इट इज बिल्ड बाय मजगांव डॉक लिमिटेड। इसको कहाँ पर बनाया गया है? मजगांव डॉक लिमिटेड में बनाया गया है। ये पोर्ट है, एक तरीके का शिपयार्ड है जहाँ पर सबमरीन को
बनाया गया, इसका जो डेवलपमेंट हुई है, बिल्ड हुआ है, वो यहाँ हुआ है। एंड विद द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम फ्रांस, और टेक्नोलॉजी कहाँ से ली गई है इसको बनाने के लिए, फ्रांस से ली गई है। आफ्टर हार्बर सी एक्सेप्टेंस ट्रायल इट विल बी डिलीवर्ड इनटू द नेवी। हार्बर सी एक्सेप्टेंस और नेवी सी एक्सेप्टेंस पानी के समुद्री वाटर से रिलेटेड और जो हमारे इंटरनेशनल लॉज हैं उन पर साइन करते हुए और उनके ट्रायल्स को फर्दर सी एक्सेप्टेंस ट्रायल जो समुद्री एरिया जो ओशन बेल्ट अपनी इंडियन रीजन के अंदर आती है उस पर एक्सेप्टेंस लेते हुए उस पर एक अग्रिम दस्तावेज देते हुए इसको फर्दर नेवी को डिलीवर कर दिया गया और नेवी ने इसे पानी के अंदर उतार दिया फॉर द सेफ गार्ड ऑफ द इंडियन फोर्सेज। तो ये सबमरीन आपको फोटो में नजर आ रही है, ये सबमरीन है जिसका नाम है वेगार, भारत में बनी है मझगांव डॉकयार्ड के अंदर और फ्रांस से इसकी टेक्नोलॉजी ली गई है और इसे अरेबियन सी में छोड़ दिया गया है। 5वीं सबसे बड़ी सबमरीन है जो भारत की नेवी को सुदृढ़ करती हुई दिख रही है। तो इस स्कॉर्पियन मिसाइल सबमरीन के अंदर देखते हैं, स्कॉर्पियन सबमरीन कैन बी अंडरटेक multifarious type of mission, that is anti-surface warfare, anti-submarine warfare, intelligence gathering, mine lying area surveillance etc. इस मिसाइल के द्वारा इन सारे कामों को बहुत आसानी से सुदृढ़ तरीके से करा जा सकता है। स्कॉर्पियन सबमरीन के द्वारा जितने भी मल्टीफेरियस फंक्शन है जैसे कि एंटी सरफेस वॉरफेयर, लड़ाई के दौरान सरफेस पर चलने वाले जो जहाज हैं लड़ाकू जहाज उनको दागना, एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो सबमरीन से सबमरीन को काटना वो वाले मिशन, इंटेलिजेंस गैदरिंग करने के लिए और माइंस अगर कहीं पर बिछी हुई हैं उस एरिया में उसके एरिया को सर्वेलेंस करने के लिए और बाकी सभी कामों को सर्वेलेंस करने के लिए इन सबमरीन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। द फर्स्ट 2 सबमरीन ऑफ द प्रोजेक्ट 75, जो पहली 2 सबमरीन है प्रोजेक्ट 75 के अंदर जो आती थी, हैव बीन कमीशनड इनटू द नेवी 3rd and 4th सबमरीन एंड प्रोग्रेस इन देयर सी ट्रायल्स। उन दोनों मिसाइल्स का भी सी ट्रायल्स, तीसरा और चौथा सबमरीन जो हैं उनके सी ट्रायल्स हो चुके हैं और उनको भी पानी में उतारा जा चुका है इस 5वीं सबमरीन से पहले। सो अब देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस रहा। सो दिस इज द करंट इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस अकॉर्डिंग टू द सेगमेंट जो कि सीडीएस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा था। इसी तरीके से जुड़े रहिए उड़ान इन्फिनिटी के साथ और फर्दर मोर न्यू इन्फॉर्मेशन देते रहिए और जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। आप सभी को नई नई करंट न्यूज़ एनालिसिस मिलती रहेंगी। बैच अनाउंस हो रहा है 22 नवंबर को। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए लिंक बॉक्स में आप क्लिक कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।